नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं कक्षा 10वीं के इतिहास का तीसरा अध्याय। और इतिहास का जो तीसरा अध्याय आप लोग का क्या है, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। इस अध्याय को एकदम अपने जो भाषा होता है ना, देसी भाषा, उस भाषा में समझेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते रहते हैं सर इतिहास जो है ना बोरिंग विषय है, सर समझ में नहीं आता। लेकिन भाई आप इस वीडियो को देखोगे तो 100% आप लोग को जो है समझ में आएगा, क्योंकि हम देसी भाषा में पढ़ाते इतिहास को। ठीक है, इससे पहले इसका पार्ट 1 जो है बन चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग जाके देख सकते हैं। ओके, और हाँ, इस इतिहास का जो है 2 अध्याय, जो पहले वाला है, ठीक है, 2 अध्याय, वो दोनों अध्याय एकदम जबरदस्त तरीका से पढ़ा रखे। सारा का सारा वीडियो आप लोग को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, भैया जाइए प्लेलिस्ट चेक कीजिए। ओके, तो आइए हम लोग ने पिछले वीडियो में क्या देखा था कि किस प्रकार से जो है फ्रांसीसी लोग जो है, किस प्रकार से पुर्तगाली लोग जो है यहाँ पे आया था। कहाँ पे आया था? हिंद चीन में आया था। और हिंद चीन, पूरे हिंद चीन पे जो है कब्जा उसने कब कर लिया? 1887 ईस्वी में पूरे हिंद चीन पे, पूरे हिंद चीन पर जो है उसने क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। अब यहाँ पे बात ये था कि सर वहां पे जो कब्जा किया था आखिरकार क्यों किया था? फ्रांस के लोग और पुर्तगाली लोग जो आए थे, क्यों आए थे? वहां पे प्रचार करने के लिए आए थे, व्यापार करने के लिए आए थे। वो अपना व्यापार करना चाहता था। और वहां पे वो जो तरीका है वो लोग का, जो पहले जो होता था व्यापार करने के लिए आता था। और सबसे पहला जो व्यापारी आया था, कौन आया था? पुर्तगाली आया था। कौन आया था? पुर्तगाली लोग आया था। कौन आया था? पुर्तगाली लोग जो है वहां पे व्यापार करने के लिए पहुंचा था। कहां पे? हिंद चीन में पहुंचने वाले सबसे पहला व्यापारी कौन था? तो पुर्तगाली लोग था। उसके बाद जो था धीरे धीरे जो है स्पेन, स्पेन, डच, ये सब जो है धीरे धीरे आने लगा। कहां पे आने लगा? हिंद चीन पे आने लगा। अब कहेंगे बच्चा हिंद चीन किसको कहते हैं? तो मैंने आप लोग को पहले वाला अध्याय में बताया था कि वियतनाम, कंबोडिया, लाओस के जो क्षेत्र है उसी क्षेत्र को हिंद चीन बोला जाता था। और हिंद चीन को ये लोग जो है नाम बदल दिया था, फ्रेंच इंडो चाइना रख दिया था। कौन? जब ये लोग आए थे, कौन? पुर्तगाली वगैरह सब जो आए थे, फ्रांसीसी लोग जब यहाँ पे आए थे, उनका नाम बदल दिया, फ्रेंच इंडो चाइना रख दिया था। ठीक है, और पूरी तरह से पूरी तरह से जो है हिंद चीन पे उसने 1887 में क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। पूरे हिंद चीन पे उसने कब्जा कर लिया। अब उनका जो है यहाँ पे शासन चलने लगा। किनका शासन? फ्रांस लोग के, फ्रांस वाले लोग का जो है यहाँ पे शासन चलना शुरू हो गया। अब बच्चा आप लोग से मैं सवाल करता हूं कि बताओ कि अंकोर वाट का मंदिर, मैं आप लोग से सभी वीडियो में सवाल छोड़ देता हूं, ठीक है। अंकोर वाट का जो है मंदिर, मंदिर कहाँ है? ये सवाल का जवाब देना, कहाँ है और किसने बनवाया, और किसने बनवाया। ये सवाल जो है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस सवाल को भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है जवाब देना, क्योंकि अगर पार्ट 1 आप लोग देखे होंगे तो आप लोग को याद ही होगा। ओके, तो मैंने आप लोग को बता दिया किस तरह से वहां से आए, समुद्री रास्ता से आए थे, सिल्क रूट से। ठीक है, सिल्क रूट के बारे में हमने दूसरे अध्याय में एकदम जबरदस्त तरीका से पढ़ा है ना जी? हाँ, पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद वो जो रास्ता था, सिल्क रूट जो था, रेशम मार्ग जो था, वो बहुत सारे महादेश और देशों को जोड़ता था, बहुत सारे महादेश और देशों को जोड़ता था। इनकी कहानी अगर बोले तो फिर दिक्कत है यहाँ पे, है कि नहीं? तो यहाँ पे जो जब पूरी तरह से उसने कब्जा कर लिया, तब आप लोग के मन में एक सवाल आता है कि सर पहले के जो देश, दूसरे देश वाले थे, दूसरे देश पे कब्जा क्यों करते थे? भारत पे उसने क्यों कब्जा किया था? भारत पे यहाँ पे आया था व्यापार करने के लिए, यहाँ पे देखा कि उद्योग वगैरह है, यहाँ पे क्या है? उद्योग वगैरह है। और लोगों को यहाँ से जो है, भारत से उनको बहुत सारी चीज मिलता है, खास करके कपास जो है, सूती वस्त्र बनाने वाला, ये सब चीज जो है बहुत ज्यादा निर्यात होता था। कहाँ से? भारत से। ठीक है, सेम उसी प्रकार से जो हिंद चीन जो क्षेत्र था, उसमें आखिरकार क्या था जिसके वजह से वो लोग चाहते थे यहाँ पे अपना शासन जमाना? क्यों? तो फ्रांसीसी उपनिवेश का स्थापना, वहां पे स्थापना का क्या कारण था? अब हम लोग यहां से शुरू करते हैं, कोई दिक्कत जी नहीं ना? आइए, आर्थिक कारण, सबसे पहला कारण था कि आर्थिक कारण। वहां जो था, ये जो हिंद चीन क्षेत्र था, कृषि प्रधान देश था, वहां पे चावल, रबर बहुत ज्यादा उत्पादन होता था। दूसरी बात कि वहां पे व्यापार उपलब्ध था, वहां पे जो था व्यापार जो था अधिक उपलब्ध था। क्यों? क्योंकि वहां पे खनिज की उपलब्धता थी, कोयला,
टीन, जास्ता, टंगेसन, ये सब जो धातु थी, क्रोमियम, ये सब धातु वहां पे अधिक मात्रा में उपलब्ध तो थी, लेकिन हिंद चीन के जो लोग थे उनको इनके बारे में नॉलेज नहीं था, उनको इनके बारे में नॉलेज नहीं था। दूसरी बात कि बड़ा बाजार भी मिल जाएगा उन लोग को, तब अपना दाम पे बेचेगा। वो लोग क्या सोचा, इन खनिज को, खाद जो धातु है उनको, और कृषि से जो उपलब्ध होता है, जैसे चावल हो गया, रबर हो गया, इन सभी चीजों को जो है वहां से फ्रेश करके उन्हीं को बेचना है, उन्हीं को बेचना है। ठीक है, अब मान लिया जाए उस समय जो था जास्ता, टीन, टंगस्टन वगैरह तो वहां पे था, लेकिन उन लोग को पता नहीं था कि इसको यूज कैसे करना है। तो वो लोग क्या सोचे थे, जो फ्रांसीसी लोग थे, कि वहां पे ही बना के इसको बना के, और उन्हीं लोग से हमें बाजार भी मिल जाएगा, उन्हीं लोग को सेल भी करना हम लोग को। ठीक है, ये भी चीज उसने सोचा था। और सभ्यों को सभ्य बनाने की नीति उसने सोचा, कि ये लोग जो है, फ्रांसीसी लोग को लग रहा था हिंद चीन के जो लोग हैं बड़ा बुड़बक आदमी है। ठीक है, उनको समझ में नहीं है, इतना इतना चीज देश में है, और वो लोग ज्यादा चीज इन चीजों से मतलब नहीं कर लगाते थे। ठीक है, उसे जो है सभ्य से क्या बनाना है, सभ्य की नीति वहां पे अपनाना है, व्यापारिक सुरक्षा भी हो जाएगा व्यापार करने का। ठीक है, ये चीजें थी जिसके वजह से जो फ्रांसीसी लोग थे वहां पे आके हिंद चीन पे अपना कब्जा किया था। ओके, आगे की कहानी आता है फ्रांसीसी उपनिवेश का जो एक तरफा, वहां पे दूसरी बात की एक तरफा अनुबंध व्यवस्था था। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था था, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था का मतलब ये होता है कि एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक तरह की बंधुआ मजदूरों की बंधुआ मजदूर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम आपको समझाना चाहे तो ध्यान से समझना, वहां पे जो था, वहां पे मतलब हिंद चीन में जो है फ्रांसीसी लोग को और भी चीजें मिल गई, कि एक तरफा अनुबंध व्यवस्था हो गया। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक तरह की बंधुआ मजदूर था, वहां मजदूरों को कोई अधिकार नहीं था। जो फ्रांसीसी लोग था वो क्या कर किया, सारा अधिकार अपने पास ले लिया, और जो हिंद चीन के जो लोग थे उनके पास कोई भी अधिकार नहीं दिया था, जबकि मालिक को असीमित अधिकार था, लेकिन जो मजदूर लोग थे उनके पास किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं था। हिंद चीन में बसने वाले जो फ्रांसीसी थे, हिंद चीन में जो बसने वाले फ्रांसीसी लोग थे, जो यहाँ पे आए हिंद चीन में बसने के लिए, उस सबको क्या बोला जाता था, कोलोन कहा जाता था। और ये प्रश्न पूछा जाता कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था, तो कोलोन कहा जाता था। ओके, चलो भैया आगे की ओर आते हैं हम लोग। हाँ, तो आगे की ओर ये है आपका, ये अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक करना है, कमेंट जरूर करना है, और शेयर भी कर देना है, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ओके, आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। हिंद चीन में शिक्षा, अब वो लोग जो फ्रांसीसी लोग पूरा कब्जा कर ही लिया था, बाकी चीजों उन्हीं का सामान उन्हीं को अपने दाम पे बेचता था, क्योंकि शासन जो हो गया था उन लोग का वहां पे हिंद चीन में उन लोग पूरी तरह से शासन कर लिया था। एक एक जगह पे उनका राज चलता था। ठीक है, शासन देता था, और उन लोग से वो कर भी वसूलते थे। अब उसने सोचा कि असभ्य है ये लोग जानकार नहीं, इनको जानकार बनाना है। और जानकार क्यों बनाना है भाई, क्यों शिक्षा देने की बात कहा फ्रांसीसी लोग, क्योंकि उनको अपने तरह से यूज करना था, उनको अपने कामों में यूज करना था। अगर पढ़ा लिखा नहीं रहेगा दिक्कत होगा, इसलिए उसने फ्रांस में फ्रांसीसी जो लोग थे उसने क्या किया, वहां पे हिंद चीन में शिक्षा व्यवस्था को लाया। बच्चों को वियतनामी भाषा का शिक्षा दिया जाए। तो शुरुआती दौर में क्या हुआ कि बच्चों वहां पे बोला कि भाई अब यहाँ पे जो बच्चे हैं सबको हम वियतनामी शिक्षा देंगे। सब लोग खुशहाल हो गए, चलो भाई कम से कम दिमाग तो इनका खुला, इतने दिन से परेशान कर रखा था, आज बच्चों को शिक्षा देने की बात कर रही है, चलो ये वहां पे अच्छा लगा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद, थोड़े दिनों बाद जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसे फ्रांसीसी शिक्षा देता है। क्या करता था, उसे फ्रांसीसी शिक्षा देता था, है कि नहीं, उसे फ्रांसीसी शिक्षा देता था। और फ्रांस की जो किताबें थी उसमें फ्रांस की बड़ाई और हिंद चीन की जो क्या थी, बुराई थी। वियतनाम की जो थी क्या कर रहा था, वहां पे बुराई कर रहा था किताब में। ठीक है, तो फ्रांस की जो बड़ाई तथा वियतनाम लोग की जो बुराई कर रही थी उनके किताब में जो था। लेकिन एक बात याद रखना, शिक्षक ईमानदार होते हैं। ठीक है, शिक्षा को लेके तो वहां के जो शिक्षक थे भैया, शिक्षक कहाँ के आएंगे, शिक्षक तो अपने वियतनामी शिक्षक ही थे। वो लोग सभी देखो, अंग्रेज लोग भी आया था ना भारत में, ज्यादा नहीं आया था। हम लोग उनका कहीं ना कहीं सपोर्ट किए थे, तभी पूरे भारत पे उसने राज किया था। उसने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। इसका मतलब समझ रहे, एक दूसरे को लड़ा के और वो अपना कब्जा में किसी और को ले लेता था। तो आदमी का मस्तक कब बदल जाए कहना मुश्किल होता है,
इसलिए हमेशा सचेत और समय चलना चाहिए इंसान को, है कि नहीं जी। तो वही बात होता है कि वहाँ के जो शिक्षक थे, वियतनाम के जो शिक्षक थे, वो क्या करते थे, उल्टा काम कर देते थे। वही वो क्या करते थे कि फ्रांस का बुराई कर देता था और वियतनाम का बड़ाई कर देता था, ठीक है। तो विद्रोह होता है, फिर विद्रोह होता है 1926 ईस्वी में। साइगन साइगन विद्रोह कब हुआ? 1926 ईस्वी में। और ये कहाँ से हुआ था? नेटिव गर्ल स्कूल से विद्रोह शुरू होता था। अब भाई ये क्यों हुआ? फ्रांस ने 1907 में तोकिन फ्री स्कूल खोला था। हिंद चीन के लोग को फेल कर दिया जाता था। शुरुआती दौर में तो पढ़ने दिया जाता था, कोई दिक्कत की बात नहीं, अच्छी तरह से शिक्षा भी ले लिया हिंद चीन के लोग, वियतनाम के लोग जो है अच्छी तरह से पढ़ भी रहा वहां पे। लेकिन होता क्या है भाई, जब जैसे आपका बोर्ड एग्जाम है, 10th का बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, वो एग्जाम में फेल कर देता था। किनको? हिंद चीन के लोग को। कुछ विद्यार्थी मिलकर एक दल का निर्माण करता है। विद्यार्थी को हर चीज समझ में आ जाता है कि भाई मैंने पेपर में जब सही लिखा तो मेरा नंबर कैसे ना आया, है कि नहीं। अगर आप पढ़ाई किए हो और आप अपने पेपर में अगर अच्छे लिखे होंगे, अगर आप अपने पेपर में अच्छे लिखे होंगे तो आपका एक अंदाजा हो जाता है, मस्तक में आ जाता है कि भैया ई वाला प्रश्न, ई वाला सोशल साइंस में ना हम 70 गो मारे हैं, तो 70 गो मारे हैं, 70 गो मेरा नंबर होगा, उसमें से 5 नंबर हटाते हैं, चलो 5 नंबर सर लोग ना इसे काट लेंगे, भाई 10 नंबर काट लेंगे, लेकिन भैया 60 को तो नंबर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे फेल कैसे हो रहे हैं? तो आपके मन में आएगा नहीं मेरे साथ गलत हुआ है, वो एक्शन लेना शुरू करता है। विद्यार्थी लोग भी क्या क्या एक्शन लेना शुरू कर दिया। वहां पे विद्यार्थी लोग एक दल का निर्माण करता है, यंग अनामी दल का निर्माण करता है। विद्यार्थी लोग मिलकर एक पत्रिका का निर्माण करता है कि कौन सा पत्रिका? अन्नाजी स्टूडेंट पत्रिका उसने लॉन्च किया, वहां पे निर्माण किया। और लोगों को इसलिए पत्रिका बनाया गया ताकि एक लोग जो है दूसरे लोग से जागरूक हो सके कि पत्रिका तो सब कोई पढ़ता है, तो उसमें एक दूसरे विद्यार्थी को पता चले भाई सभी विद्यार्थी के साथ क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। तो वो लोग जो है इस तरह से वहां पे अपना काम किए थे, ठीक है। ये स्टूडेंट पावर थी। तो धीरे धीरे लोगों को इस चीज़ों का जागरूकता मिलने लगा, धीरे धीरे इन चीज़ों पे बहसबाजी भी चली थी। साफ सफाई बीमारी, अब यहाँ पे ये चीज़ समझ गए, धीरे धीरे इसके जो है आंदोलन चलते रहा, लास्ट में जाके उनको मानना पड़ा था, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं साफ सफाई और बीमारियाँ। अब यहाँ पे जो है ये जो टॉपिक है ना, एकदम जबरदस्त टॉपिक है, यहाँ पे आपको मजा आ जाएगा। यहाँ पे देख रहे हो ना, मजे ले रहे हैं, ठीक है, ये मजे ले रहे हैं, कौन है भाई? चूहा, ठीक है, चूहा समझते हैं ना, ये चूहा रेड, ठीक है। यहाँ पे ये देखो वाह, चाय कुछ लड्डू वगैरह दें, नहीं ना, तो ये देखो पूरा मजा ले रहा है। अब क्या हुआ था भाई, मैंने आप लोग को शुरुआती दौर में बताया था, जब वहां से जो लोग आए थे, फ्रांसीसी लोग आए थे, वो एक शहर में ठहरे थे, वो शहर का नाम था हनोई शहर। और हनोई शहर को अपना उसने अड्डा बनाया। क्या बनाया? अड्डा बनाया। और बोला कि हनोई शहर जो था वहां पे गंदगी था, वहां सोचा कि सफाई करवाते। क्या करवाना? सफाई करवाना। भाई उल्टा प्रभाव पड़ जाता। देखो क्या होता, हनोई शहर के निर्माण में आधुनिक इंजीनियर और आर्किटेक्चर का इस्तेमाल हुआ। उपनिवेशी शासकों के लिए सुंदर शहर बनाया गया। तो उसने सोचा कि भैया हम हनोई शहर को एकदम चौड़ी चौड़ी सड़क, नालाएं, हर चीज बना दे ताकि एक चमकता हुआ शहर हो। क्योंकि वहां पे रहना किसको था? फ्रांसीसी लोग को रहना था, है कि नहीं भाई? तो फ्रांसीसी लोग को रहना था ना वहां पे। बोला एकदम सुंदर शहर बनाओ, ठीक है। तो जहां चौड़ी चौड़ी सड़कें और नालाएं बनाई, लेकिन स्वच्छता के मिसाल के तौर पर जो नालियां बनाई गई थी उसमें चूहा की जो संख्या था अधिक बढ़ने लगा। और चूहा से एक बीमारी हो जाता है फ्लैग, ठीक है। क्या हो जाता है? फ्लैग बीमारी फैल जाती है। कौन से बीमारी फैल जाती? चूहा से बीमारी फैल जाती। हनोई शहर में वो लोग आए थे, मौज मस्ती कर रहे थे, अपना शासन चला रहे थे, व्यवस्था चला रहे थे। इसलिए उसने सोचा भैया हनोई शहर को तो कम से कम हम चमका के रखें, क्योंकि बास तो हमको यहीं पे करना है, रहना तो हमको यहीं पे है, ठीक है। तो एकदम बड़ा बड़ा आर्किटेक्चर को बुलाया, बड़ा बड़ा आधुनिक इंजीनियर को बुलाया और पूरे शहर को चमकाने का काम किया। बड़ा बड़ा चौड़ी चौड़ी सड़कें, नालाएं बनाए। लेकिन उल्टा ही उनके साथ हो जाता है, क्योंकि भैया वहां पे कौन था? चूहा था। चूहा की संख्या जो है एकदम नाला में जो है धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो वहां पे एक फ्लैग नाम की बीमारी फैल जाती है, चूहा से ही फैलती है। तो फ्लैग की रोकथाम के लिए, चूहा का उस शिकार समझना, टॉपिक देना, फ्लैग के रोकथाम के लिए 1902 में चूहा को पकड़ने की एक स्कीम शुरू किया। देखो उन लोग के पास ना दिमाग कुछ अलग ही लेवल का था।
किनके पास? फ्रांसीसी लोग के पास। उसने एक स्कीम बनाया कि भैया अगर चूहा पकड़ते हो तो एक चूहे पे हम तुम्हें कुछ ना कुछ पैसा देंगे। लोगों को बोला, अब वो तो राजा महाराजा था, देश दुनिया चला रहे थे, शासन कर रहे थे कि चूहा पकड़ने वाला काम करता है। तो वो जो है लोगों को ये स्कीम बताया कि प्लेग रोकथाम के लिए उसने 1902 में चूहों को पकड़ने की एक स्कीम शुरू की और इस काम के लिए वियतनाम के मजदूर को लगाया गया और प्रति चूहा की दर से उन्हें पैसा मिलता था, उन्हें कुछ ना कुछ पैसा दिया जाता था। अब होता है कि लोगों ने हजारों की संख्या में चूहे को पकड़ना शुरू कर दिया। अब देखिए लोग जो होते हैं ना भाई, यहाँ पे तो एक तो वो लोग सता रहा था, लोग हजारों हजार के चूहा को पकड़ना शुरू कर दिया और सबूत के तौर पे भैया हम चूहा पकड़े हैं, उनके सबूत के तौर पे चूहा का पूंछ काट लेता था। क्या करता था? चूहा का पूंछ काट लेता था। लेकिन ये सिलसिला यहीं तक जारी नहीं रहा, ये लोगों का बिजनेस बन गया। कुछ लोग ऐसे थे, उसने क्या किया, चूहा को पालना शुरू कर दिया, चूहा को जो है पालना शुरू कर दिया। उन लोग का जीवन जो है ना एकदम मजे में कट रहा था, चूहा को पालना शुरू कर दिया, एकदम मजा ले रहा है। ठीक है, तो यही चीजें होती है। लोगों ने हजारों की संख्या में चूहे पकड़ना शुरू किए। चूहा मारने के सबूत के तौर पे चूहे की पूंछ को दिखाना होता था और मेहनताना, ठीक है, मेहनताना, इसको मेहनताना बोला जाता है, मतलब वो जो मेहनत करता था उनको जो है उसका पैसा मिल जाता था। कई लोग ने इसके मौके का फायदा उठाया, बहुत जो लोग थे उनका मौके का फायदा उठाया। लोगों ने चूहे के दुम काटने लगे और पैसे कमाने लगे। कई लोगों ने तो चूहों को पालना शुरू कर दिया ताकि अच्छी कमाई हो सके। ठीक है, इस घटना से यह पता चलता है कि कुछ परिस्थितियों में बहुत ताकतवर लोग भी असहाय हो जाते हैं और कमजोर लोग जो है मजबूत हो जाते हैं। ये जो आपने कहानी सुना, अब तो यहाँ पे लोग बिजनेस बना लिए, अब उसी को मौत दे रहा था। मौत का मतलब मारने वाली बात नहीं समझना, उन्हीं को उल्टा उन पे असर हो गया। भाई चूहा पकड़ने ये लोग का अपना ही काम बनाने लगा, लोग का आर्थिक स्थिति भी सुधर गया था चूहा पकड़ पकड़ के। अब भाई होता क्या यहाँ पे जो मैंने आपको एक लाइन बताया, ये बहुत ही अच्छी लाइन है, जिंदगी में बहुत काम देगा। कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है, वैसे कुछ समय जो होता है ना, समय कहा जाता है कि बलवान होता है। ठीक है, आज आपका समय अच्छा है तो कल मेरा भी समय अच्छा आएगा। ठीक है, आज आपका समय अच्छा है तो कल मेरा भी अच्छा आएगा। अगर किसी को वक्त ने मारा है तो उसे वक्त ही सुधारेगा, किसी को अगर वक्त ने मारा है तो उसे वक्त ही सुधारेगा, ना कि आप सुधार सकते। इसलिए जो भी कोई व्यक्ति है जो आपके नजर में लगे कि वो परेशानी में है, उनकी दैन्य स्थिति चल रही, वो दिक्कत में चल रही, तो उन पे हंसना नहीं चाहिए, उन पे हंसना नहीं चाहिए। अगर हो सके आपसे आप कर सकते हैं तो आप उनकी मदद कर सके। ठीक है, ना कि उनके ऊपर हंसना चाहिए, नहीं, ये गलत है। क्योंकि आज उनका वक्त खराब है तो वैसा वक्त आपका भी आ सकता है, क्योंकि समय आज तक किसी को नहीं छोड़ा है कि नहीं। आइए अब आते हैं हम लोग, ये जो था औपनिवेशिक आर्थिक नीति क्या थी। तो भैया अब फ्रांस के लोग ने वहां पे शासन वगैरह करना शुरू ही कर दिया। और तो अब क्या होता है कि अब वो लोग सोच रहा था कि भैया हमें यहाँ से बेनिफिट ज्यादा कैसे हो, मतलब उपनिवेशिक आर्थिक नीतिकार को बुलाना शुरू किया कि किस प्रकार से हम शासन करें, यहाँ पे कैसे यहाँ पे शासन करें ताकि हमें यहाँ से जो है अधिक मुनाफा मिल सके, अधिक से अधिक मुनाफा हम कमा सके। तो वहाँ पे एक जो था नीति निर्माता कहा जाए या नीतिकार बोला जाए उसको, पॉल बर्नार्ड। ठीक है, पॉल वर्नार्ड एक प्रभावशाली लेखक एवं नीति निर्माता था, जिसने फ्रांसीसी उपनिवेशों को विकसित करने के प्रारूप प्रस्तावित किया। और उसका कहना था कि उपनिवेश लाभ कमाने के लिए बनाए जाते हैं। यदि उपनिवेश बनाए जाते हैं और लोगों के प्रति व्यक्ति आय अगर कम है तो इससे उसकी क्रय शक्ति बढ़ेगी और वे अधिक वस्तुएं खरीद सकेंगे। परिणाम स्वरूप बाजार को विस्तार मिलेगा, जिससे फ्रांसीसी व्यवस्था को बेहतर मिलेगा। ये जो पॉल वर्नार्ड था बहुत ही अच्छा बात कहा था।
तो भैया आपने कहीं पे शासन कर लिया, वहां के लोग गरीब है, आप बिजनेस कर रहे हैं, तो क्या होगा? कुछ होगा? अरे भैया कुछ होगा। तो ये पॉल वर्नार्ड बोला कि यहाँ के जो प्रति उपनिवेश का मतलब होता है पैसा कमाना, लाभ कमाना, है कि नहीं? लेकिन आपने यहाँ पे शासन तो कर लिया, लेकिन यहाँ के प्रति व्यक्ति आय, लोगों का जो प्रति व्यक्ति आय है कम है, लोग कम कमा रहे हैं, तो सामान आपका कहाँ से खरीदेंगे? इसलिए अगर लोगों का प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा तो आपका सामान भी अधिक से अधिक बिकेगा। लेकिन फ्रांसीसी को ये बात जो है अच्छा नहीं लगा, जिससे फ्रांसीसी व्यवस्था में क्या होगा? बेहतर मिलेगा। लेकिन इनको अच्छा नहीं लगता, किनको? ये फ्रांसीसी लोग को। बोला नहीं, ये तो गलत बात है। आगे हम आपको समझाते हैं जमींदारी प्रथा, जिसमें भूमि का स्वामित्व उस पर काम करने वालों का न होकर किसी और जमींदार का होता है, जो खेती करने वालों से कर वसूलते हैं, उसे ही जमींदारी प्रथा कहते हैं। जमींदारी प्रथा 1793 में लॉर्ड कार्नवालिस, ठीक है, लॉर्ड कार्नवालिस ने चलाई थी, और इसके अंतर्गत ब्रिटिश सरकार द्वारा लोगों पर लगान वसूल करने के लिए जमींदार को नियुक्त किया था। जमींदार को नियुक्त किया था कि यहाँ से लेके ये हिस्सा जो है आपका है, ये हिस्सा जो है आपका है, ये हिस्सा आपको दे दिए, ये हिस्सा आपको दे दिए। इस तरह से जो है ब्रिटिश लोग ने बना रखा था, और एक को जमींदार बना दिया था। क्या बना दिया? जमींदार। अब जमींदार जो बना दिया था, जो काम करते थे इसमें, जो खेती बाड़ी करते थे, खेती करते थे, कौन करते थे? किसान करते थे। तो ये किसान जो है इसमें खेती करते थे, उसके बदले में उसे कर देना पड़ता था। किसको कर देना पड़ता था? ये ब्रिटिश लोग को जो है कर देना पड़ता था। तो वही चीजें यहाँ पे भी चलाया गया था, ब्रिटिश लोग का ही ये नियम बनाया था, जो किसान लोग को बस खाने वक्त का ही दे दिया जाता था अनाज, उसके बाद सारा कर में ही चला जाता था, कर अधिक था। ओके, चलिए अब आप लोग को समझाते हैं कि एक तरफा अनुबंध से आप क्या समझते हैं। एक तरफा अनुबंध से क्या समझते हैं? अब यहाँ पे इसको हम इसलिए प्रश्न में करके बता रहे हैं क्योंकि इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। यह भी एक प्रकार का बंधुआ मजदूर होता है, जिसमें फ्रांसीसी सरकार ने वियतनाम के मजदूरों को रबर की खेती खदानों में काम करने के लिए मजबूर कर देता है, और काम न करने पर उसे पीट पीट कर जेल में बंद कर देता है। इससे मजदूर को इसमें जो है मजदूर को जो है कोई अधिकार नहीं दिया जाता है, जबकि मालिक को जो है पूरा अधिकार दिया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत समझने में? नहीं ना, समझ गए होंगे। अब बंधुआ मजदूर किसको कहते हैं वो भी समझ लीजिए। अब बंधुआ मजदूर किसको कहते हैं? मान लिया जाए आप मेरे से पैसा लिए ना, ये एग्जाम्पल नहीं, मैं आप लोग में नहीं लिखूंगा, ठीक है। अब देखो भाई, रामू जो था, रामू जो है जो राजा था, मान लिया जाए राजा दे दो भाई, राजा है, रामू ने राजा से कर्जा लिया, ठीक है। रामू क्या मृत्यु हो गया, ठीक है, इनसे कर्जा लिया, ये चुका नहीं पाया, इनकी मृत्यु हो गया। इनके जो रामू का बेटा जो है सामू, ठीक है, क्या नाम है इनका? सामू। अब ये सामू जो है इनके यहाँ जो है जिंदगी भर इस कर्जा को खत्म करने के लिए इनके यहाँ क्या करेगा? नौकरी करेगा। इसी प्रकार से होता है बंधुआ मजदूर। वे मजदूर जिन्होंने अपने मालिकों से एक निश्चित और न्यूनतम राशि ऋण के रूप में ली थी, लेकिन गरीबी के कारण ये लोग उसे चुकाने में सक्षम नहीं है, और उसके बदले में जीवन भर गुलामों की तरह मालिकों के कर्जदार के रूप में काम करना पड़ता है। आई होप ये चीज समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो भाई, अब हम यहाँ पे समझते हैं हुआ आंदोलन के बारे में हम समझते हैं, और ये एक जबरदस्त कहानी है, ठीक है। यहाँ समझिए, हुआ आंदोलन कब हुआ था भाई? सबसे पहले तो ये समझ लो, 1939 ईस्वी में हुआ आंदोलन हुआ था, ठीक है। हुआ प्यार हुआ, ठीक है। हुआ आंदोलन हुआ था, और इनके जो नेता थे कौन थे? हुइन फू सो। कौन थे? हुइन फू सो था, ठीक है। अब यहाँ से जो कहानी आएगा इसमें बहुत ज्यादा मजा आएगा, एकदम जबरदस्त कहानी है। कहो सर कर दें? चलो इससे पहले हम देख लेते हैं इसमें जो है, चलो भैया यहाँ पे भी नहीं, चलो
चलो हाँ कोई नहीं, देख रहे थे कुछ चीजें। तो हुइन फूसो था, हुआ आंदोलन कौन किया था, और नेता कौन था, हुइन फूसो था। कब हुआ था, 1939 ईस्वी में हुआ था। और अब यहाँ पे हम कुछ चीज़ों को समझेंगे और मज़ा आएगा ये कहानी समझने में। हुआ एक बौद्धिस्ट धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था जो 1939 में शुरू हुआ था, और जिसका नेता जो था हुइन फूसो था, जो क्रांतिकारी उग्रवादी घटनाओं को अंजाम देते थे, जिससे आत्मदाह भी शामिल था। ये जो थे हुइन फूसो थे, इनका कहना था कि एक होता आंदोलन जो होता है शांतिपूर्ण आंदोलन होता है, जो महात्मा गांधी चाहते थे। लेकिन ये था उग्रवादी टाइप का आंदोलन। उग्रवादी का मतलब हो गया कि मार पीट कर जो भी चीजें हो उसको हासिल करना है तो करना। इनसे जो है फ्रांसीसी लोग बहुत डर गए थे, बहुत ज्यादा डर लग रहे, फ्रांस को जो है बहुत ज्यादा डर लगे रहे थे। ठीक है, ये जो था हुइन फूसो एक समाज सुधारक थे। क्या थे, समाज सुधारक थे। शराब पीने वालों को ये उपदेश देते थे, ये जो है शराब पीने वालों को उपदेश देते थे कि भाई शराब मत पियो, शराब पीने से आपकी अगेड़ा बगेड़ा सिस्टम जो है खराब हो जाएगा, है कि नहीं। तो गरीब शोषित लोगों का ये हमेशा सहायता करने का भी काम करते थे। ठीक है, और इसके पास एक अलौकिक शक्ति था। अब ये अलौकिक शक्ति क्या था, इनके पास अगर कोई व्यक्ति जाता था इन्हीं का हो जाता था। अगर आप मेरे आप पास आए तो आप मेरा ही होगे, मतलब मैं जो बोलूंगा बोलो सीताराम सीताराम, तो आप भी बोलिएगा सीताराम सीताराम, मतलब इन्हीं का हो जाता था, भक्त बन जाता था। ये जो थे बाबा टाइप के थे। ठीक है, अब फ्रांस को डर लगने लगा कि कहीं मेरे खिलाफ ना हो जाए, क्योंकि ये जहां जहां आंदोलन किया था गर्दा छुड़ा दिया था, है कि नहीं। तो ये इनको डर लगने लगा कहीं ये मेरे खिलाफ ना हो जाए। डॉक्टर से उसे क्या किया, उसको हुइन फूसो को डॉक्टर से उसे पागल घोषित करवाना चाहा। कौन, फ्रांसीसी लोग। लेकिन भैया होता कुछ उल्टा है कि डॉक्टर जैसे उनको पागल घोषित करना चाहता, डॉक्टर उनका खुद भक्त बन जाता है, डॉक्टर उनका खुद भक्त बन जाता है। फिर उसे क्या करता है, फ्रांसीसी जो था वो क्या करता है, उसे वियतनाम से ही बाहर भेज देता है कि भाई जाओ यहाँ से, निकाल देता है। ठीक है, जेले दे देता है उसको। ठीक है, आइए आगे हम लोग समझते हैं अब हिंद चीन में राष्ट्रीयता का विकास कैसे हुआ। ठीक है, तो 1930 ईस्वी में फान बुई चौ ने दुईतान हुई नामक एक क्रांतिकारी संगठन का स्थापना किया, जिसका नेता क्वांग था। फोन बुई चाओ ने द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम, यह पूछा जाता प्रश्न कि द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है, तो याद रखना फोन बुई चाओ थे। ठीक है, लिखकर हलचल पैदा कर दिया। अब बात आता है कि भाई हिंद चीन में जो राष्ट्रवाद की जो भावना थी वो कैसे जगी, राष्ट्रवाद की जो भावना थी वो कैसे पैदा हुआ। तो ये द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम, हिस्ट्री लिख दिया उसने, क्या क्या इतिहास वाला बात लिख दिया, किस प्रकार से हमें सताया गया था, किस प्रकार से हमारे साथ ये लोग खेल खेले हैं, हमको गुलाम बनाए हैं, हमारे देश में आकर ये लोग कब्जा किए हैं। इन चीजों के बारे में उसने चर्चा किया। और जो युवा लोग थे इन चीजों को देख के लगा नहीं, आग फूंक दिया, और वहीं से आंदोलन शुरू हो जाता। और 1905 में जापान द्वारा रूस को हराया जाना चीनियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया। और 1905 ईस्वी में क्या होता है, रूस को जो है जापान और रूस में लड़ाई होता है, और जापान द्वारा रूस को हराया जाता है। और हिंद चीन के लिए ये क्या हो जाता है, हिंद चीन के लिए जो है प्रेरणा स्रोत बन गया कि भैया अब अगर जापान वाला को हम अपने इधर मिला लेते हैं तो क्या होगा, हमें फायदा होगा, क्या होगा, हमें फायदा होगा। हिंद चीन में जो राष्ट्रीयता की विकास वही चल रहा है। 1911 में सन यात सेन ने फ्रांस के मंचू वंश को उखाड़ फेंका। सन यात सेन ने फ्रांस के जो राजा थे वो उसको क्या क्या, राजमंचू वंश को उखाड़ फेंका, क्या क्या, राजमंचू वंश को उखाड़ फेंका। ये जो आप देख रहे हैं ना जापान, यही है जापान, दिख रहा भाई। चलो यहां से हम थोड़ी सी, ये जो है आपका ये जापान है, यही रूस को हराया था। रूस जो देख रहे हैं ये जो है विश्व का सबसे बड़ा देश है, रूस जो है सबसे बड़ा देश है। ये आपका चाइना हो गया, ये चाइना हो गया, यहीं पे आपका हिंद चीन हो गया, वियतनाम, काम्बोडिया और लाओस यहाँ पे हो गया। ये आपका इसमें दिख रहा है ना, ये जो है आपका पाकिस्तान हो गया, आपका नहीं, पाकिस्तानी वाला का पाकिस्तान होगा। ये अपना प्यारा सा भारत है, नीचे में लटका श्रीलंका है। ठीक है, आइए अब देखिए होचिमिन
अब हो ची मिन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। किसके बारे में? हो ची मिन के बारे में चर्चा करेंगे। और हो ची मिन जो है किस तरह से वहाँ पे लहर तो दोहरा दिया था, द हिस्ट्री ऑफ द वियतनाम लिख के उसने वहाँ पे राष्ट्रवाद की जो भावना थी वहाँ पे जागरूक कर ही दिया था। तब थोड़ा सा यहाँ पे हीरो का एंट्री जो होता है किसका? हो ची मिन का। इसके बारे में समझिए। हो ची मिन के जन्म के समय उसका नाम था न्योगेन सिंह चुंग के नाम से जाना जाता था, किंतु 10 वर्ष की अवस्था में उसे न्योगेन टेन थान के नाम से पुकारा जाता था। अजीब टाइप का नाम है, इस नाम पे जो है ज्यादा ध्यान नहीं दीजिए आप लोग, ठीक है, क्योंकि पूछा नहीं जाएगा। किसान परिवार में जन्म हुआ था इसका, हो ची मिन का। और शिक्षा इसने पेरिस में किया था, रूस की राजधानी मॉस्को में, ठीक है। पेरिस रूस की राजधानी मॉस्को में भी इसने पढ़ा था। उग्र आंदोलन, इसने उग्र आंदोलन फ्रांसीसी को भगाने के लिए भी किया उग्र आंदोलन भी किया था इसने। और वियतनाम समाजवादी दल 1925 ईस्वी में इसने फ्रांस में ही 1925 में ये वियतनाम में समाजवादी दल बना लिया था, फ्रांस में ही, ठीक है। और 1930 में इसका नाम बदलकर वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कर दिया। फिर इंडो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी का इसने स्थापना की। इनका जन्म जो है 19 मई 1890 वियतनाम में हुआ था। और इनकी मृत्यु जो है 2 सितंबर 1969 ईस्वी में हनोई वियतनाम में इनका हुआ था, ठीक है। चलो भाई, अब जो है यहाँ पे हम हो ची मिन के बारे में चर्चा कर ही दिया है। और यहीं पे इस वीडियो को हम चाहते हैं कि अंत कर दें, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पार्ट बाय पार्ट करके आप लोग को पढ़ा रहे हैं। इसके बाद जो आप लोग का पार्ट 3 आएगा, ये पार्ट 2 था, इतना समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और इसी तरह से इसी एनर्जी के साथ हमने पार्ट 1 को भी पढ़ाया और पार्ट 2 को, और इसी एनर्जी से जो है आप लोग को पार्ट 3 भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बस आप लोग को क्या करना, रेगुलर वीडियो को वॉच करना। और किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में चिपका देना, सर हमको प्रॉब्लम है, तो हम उस पर बातचीत करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं पार्ट 3 लेके, आप लोग इंतजार जरूर करना। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।